से जानते थे कि हमारा अगला विषय है प्राथमिक शिक्षा और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के सपने और भविष्य। तो आज इस विषय में हमारे साथ जुड़े हैं महाबौद्ध समिति के अध्यक्ष माननीय भंते श्याम रत्न जी और हमारे साथ जन जागृति मिशन के अध्यक्ष हैं अजय बौद्ध जी। हम इनसे कुछ अपने प्रश्न रखेंगे अपने समाज से रिलेटेड और इस टॉपिक से रिलेटेड। तो मैं आपको ये बता दूं कि भंते श्याम रत्न जी कौशाम्बी पीओ रह चुके हैं एडल्ट एजुकेशन के। इनसे मैं पहला प्रश्न रखना चाहूँगा। भंते जी, आपके हिसाब से जो प्राथमिक शिक्षा विद्यालयों में चल रही है, दी जा रही है, इसमें तरह तरह की स्कीम सरकार प्रोवाइड करा रही है, जैसे मिड डे मील हो गया, एजुकेशन फॉर ऑल के सिस्टम से ये चलाया जा रहा है। तो ये जहाँ तक देखा जाए ये कारगर साबित नहीं, सिद्ध नहीं हो रही है। समाज में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं आ रहा और लोग जो हैं पिछड़े वर्ग के हैं, दलित वर्ग के हैं, जो वो अपने बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में न भेज करके अन्य निजी शिक्षा स्थानों में भेजने का ज़्यादा प्रयत्न कर रहे हैं। इसका आप मुख्य कारण क्या बताना चाहें? देखिए, सभी लोगों को नमो बुद्धाय जय भीम। ये प्राथमिक शिक्षा के स्तर गिरने के कई कारण हैं। पहली बात तो हमारे यहाँ ये मिड डे मील, टीचरों की ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें हैं। विद्यालयों को आकर्षक तो बनाया गया, लेकिन टीचरों को अन्य कामों में उलझा दिया गया। जैसे वो जनगणना भी करते हैं, चुनाव भी कार्य में लगे रहते हैं, अन्य कभी जैसे कहीं के राशन बंटवाना है उनको वहाँ उनकी ड्यूटी लगवा दी जाती है। तो इस तरह से टीचर्स जो अपने ज्ञान का सदुपयोग बच्चों को पढ़ाने में नहीं कर पा रहे हैं, अपने समय का सदुपयोग जो है वो पढ़ाने में नहीं कर पा रहे हैं, उनके ऊपर बहुत से काम लाद दिए गए हैं। तो पहली बात तो उनको इन कामों से छुटकारा मिलना चाहिए। जैसे इलेक्शन से है, इलेक्शन तो मुख्य चीज़ है, उसमें तो खैर चलिए कोई ड्यूटी अगर लग जाए तो ठीक भी है, लेकिन उसके अतिरिक्त जो अन्य कामों में टीचरों को लगा दिया जाता है, इससे टीचरों को समय नहीं मिल पाता है और फिर बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। दूसरे कारण जो मिड डे मील का है, मिड डे मील सरकार ने कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए बच्चों के लिए लागू किया था, लेकिन वो पूर्णतः प्रभावी नहीं है। पहली बात तो ऊपर से नीचे आ जाता है, उसमें बहुत सी कमियां रह जाती हैं। और दूसरी चीज़, मिड डे मील बनवाने में, उसकी सामग्री इकट्ठा करने में, और उसमें ही टीचरों का सारा समय जो बचता है वो लग जाता है, वो फिर भी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाती। इसलिए मिड डे मील जो भोजन बनाने की व्यवस्था है वो विद्यालयों से बंद करके पुनः उनको वो आर्थिक रूप में मदद की जाए, तो जिससे कि वो अपना जो अन्य खर्चे भी हैं वो घर में अपने भोजन बना पाएंगे और उनका कुपोषण अभी दूर होगा। तो ये मिड डे मील व्यवस्था भी एक बड़ा रोड़ा है, जिससे कि हमारे प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षा की गुणवत्ता धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। ठीक है, जैसा कि आपने कहा ये स्कीम जो है MDM की, इससे गुणवत्ता खराब हो रही है, लेकिन समाज के जो लोग अपने बच्चों को भेज रहे हैं यहाँ प्रवेश दाखिला दिला रहे हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी बनती है कि वो स्कूल से ये प्रश्न करे, स्कूल के स्टाफ से ये प्रश्न करे कि जो सरकार जो भी पोषक तत्व मुहैया करा रही है बच्चों के लिए, जो न्यूट्रिशन से अवेलेबल करा रही है सरकार, वो आखिर बच्चों तक क्यों नहीं पहुंचाई जा रही है? देखिए, इस देश में बंदर बांट वाली व्यवस्था है। ऊपर से नीचे लेकर के हमारे देश में भ्रष्टाचार इतना हावी है कि जो चीजें ऊपर से आती हैं वो नीचे तक बहुत कम मात्रा में पहुंच पाती हैं। और ये भी एक कारण है कि लोग उसमें कमाई का जरिया ढूंढ रहे हैं, कि उसमें कमीशनबाजी हो रही है। इसलिए बच्चों तक वो जो व्यवस्था सरकार ने लागू की है वो पूर्णतः खराब नहीं है, अच्छी है, लेकिन वो नीचे स्तर तक पूरी तरह पहुंच नहीं पा रही है। और जो उसको देखने वाले लोग हैं उनसे अगर जन सामान्य शिकायत भी करता है तो वो लोग भी कोई ध्यान नहीं देते। जैसा कि आप शिक्षा से बहुत लंबे अरसे से जुड़े हैं, 1980 से जैसे बता रहे हैं आप, तो आपका अनुभव वाकई बहुत रहा है इस क्षेत्र में। तो क्या आप ये बताएंगे कि आपके हिसाब से जो छात्रवृत्ति सिस्टम फिर से लागू किया जाए वो कारगर होगा? जी हाँ, शिक्षा विभाग से मैं बहुत अरसे जुड़ा रहा, सन 80 से लेकर के और 1993 तक तो मैं प्रौढ़ शिक्षा विभाग में रहा। पहले सहायक परियोजना अधिकारी रहा, फिर परियोजना अधिकारी रहा। उसके बाद शिक्षा विभाग में हम लोगों को मर्जर किया गया, उस योजना को समाप्त किया गया। तो मैं इस माध्यमिक शिक्षा से जुड़ा, तो उस विभाग में भी देख रहा था कि उसमें जो हमारे देश में जो निरक्षरता सबसे बड़ा कोड है, जनसंख्या वृद्धि का कारण है, निरक्षरता और गरीबी, ये दो कारण है जनसंख्या वृद्धि के। तो उसको रोकने के लिए सरकार ने प्रयास किया था, लेकिन फिर उसमें भी वो सरकार ने पूरी तरह से एडल्ट एजुकेशन का लाभ लोगों को नहीं मिल पाया और उस योजना को बीच में ही सरकार ने बंद कर दिया। तो उसका लाभ भी बहुत था। जैसे हमारे जो पढ़े लिखे किसान थे, मजदूर थे, अपनी जरूरत की चीज़ों को पढ़ लेते थे, जो उनमें चेतना समाज में अंधविश्वास रूढ़िवादी परंपराओं में जो फंसे थे
उससे वो दूर हो रहे थे। लेकिन सरकार की मंशा कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में आता है कि वो कुछ अच्छा करना नहीं चाहती। वो चाहती है 85% के लोग उसी गर्द में पड़े रहें, निरक्षरता के अंधकार में रहें। और आज इसीलिए उन बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में, क्योंकि आज आप कहीं सर्वे करके देख लीजिए कि पढ़ने वालों की संख्या SC ST और OBC और माइनॉरिटी के उन लोगों की है जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर है। नहीं शेष जो उसमें भी सक्षम है वो अपने बच्चों को नर्सरी स्कूल में और अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं। लेकिन हमारे प्राथमिक विद्यालय में जो बच्चे पढ़ने वाले आते हैं वो पहले सरकार पोषण दूर करने के लिए मिड डे मील लागू की, लेकिन अब तो घर वाले कहते हैं अब तो विद्यालय में ही खाना मिलेगा और घर में बिल्कुल खाने बच्चों को नहीं देते हैं। तो इसलिए बच्चा भूखा रहता है तो उसका ध्यान रसोई की तरफ रहता है कि आज क्या बन रहा है और उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता। जी धन्यवाद। जैसा कि अब अजय जी से अगला सवाल करना चाहेंगे, जैसा भंते जी ने कहा कि 85% जो हमारी पॉपुलेशन है वो संविधान लागू होने के पहले जिस हालत में थी, सरकार वही चीज़ फिर लागू करना चाहती है समाज में। जी नमोदय, जय भीम। आपने बड़ा अहम सवाल किया और आज भंते जी ने जिस बेस पे चर्चा किया शिक्षा स्तर से, मतलब जिन्होंने बताया मिड डे मील या जो बच्चे लोग को वजीफा के तौर पे मिलता था, पुनः वो अगर लागू होगा तो हमारे हिसाब से बेहतर होगा कि भाई पुनः उनको पैसा मिलेगा, उस पैसे से मतलब अपनी जरूरतमंद चीजें खरीद सकते हैं, ये कर सकते। लेकिन मिड डे मील का जो इन्होंने बताया है कि भाई मिड डे मील सरकार की मंशा ये है कि आज जो बहुजन समाज में जिस तरह हमारे महापुरुषों ने मतलब अपने समाज को जागरूक करके और मतलब अपनी कुर्बानी दे करके समाज को हर चीज मतलब तन मन धन से मतलब सब कुछ उनको मतलब अर्पण किया है और कहा कि हमारा समाज मतलब अपने खुद के पैरों पे खड़ा हो, अपना उनका खुद का घर हो, खुद का बिजनेस हो। लेकिन ये समाज ये चाहती है, मतलब सरकार ये चाहती है कि सरकार का ये मानना है कि समाज अगर ये लोग मतलब हमारे लेवल पे हो जाएंगे तो हमारी गुलामी कौन करेगा। सबसे बड़ा अहम मुद्दा है ये, मतलब कि अगर हमारी जो खेती बाड़ी करेगा, हमारा घर कौन छाएगा, हमारी चारा पानी कौन करेगा, गोबर कौन उठाएगा, हमारे घर का चारा भूसा मतलब साफ सफाई मल मूत्र कौन इकट्ठा करेगा। तो सरकार पुनः जो आज से मतलब कुछ साल पहले जो मनुस्मृति के विधान के हिसाब से मनु का जो विधान लागू था उस पे सरकार चाहती है और इन लोग को मानना कि आज हम लोग भी अच्छा खा रहे, पहन रहे, घूम रहे हैं, तो अच्छा खाना और पहनना हम लोग को घूमना पसंद नहीं कर रहे हैं। मतलब ये सोच रहे हैं कि पुनः ये जैसे मतलब पहले इनको अधिकार नहीं था पढ़ने का, हाँ स्कूलों में जाने का अधिकार नहीं था, जिस तरह बाबा साहब ने स्कूल के बाहर रह करके मतलब पढ़े हैं उसी तरह मतलब ये लोग फिर चाहते हैं कि पुनः वही सिस्टम लागू हो और मनुस्मृति के हिसाब से हम जितना कहें उतना ही ये करें, उसके अलावा ये आगे कुछ भी ना करें, मतलब बंधुआ मजदूर बन करके रहें। सरकार की यही मंशा है, अगर हम बंधुआ मजदूर बन जाते हैं तो सरकार की सारी कामयाबी समझो पूरी हो जाएगी। लेकिन जैसा कि भंते जी ने बताया कि सरकार शिक्षा के प्रति जागरूक कर रही है लोगों को, समाज को, तो शिक्षा मनुष्य के जीवन में किस प्रकार से प्रभाव डाल सकती है भंते जी ये बताएं। देखिए शिक्षा विद्या विहीन पशु कहा गया है, विद्या से विहीन आदमी पशु के समान है। शिक्षा से विहीन आदमी अपने जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनका प्रयोग नहीं कर पाता है, वो सोचने की शक्ति उसमें नहीं रहती, बिना शिक्षा के वो सोच नहीं सकता। किसी विषय को जैसा कोई आदमी झूठा या सच्चा बता देता है जो रूढ़िवादी परंपराओं पर आधारित है, जो अंधविश्वास पर आधारित है, तो अशिक्षित उसमें विश्वास कर लेता है और जिससे वो अपनी सामाजिक तरक्की, वो खुद की तरक्की नहीं कर पाता और अंधविश्वास के चक्कर में, रूढ़िवादी के चक्कर में अनेक जगह उलझा रहता है, अपनी आर्थिक रूप से भी वो कमजोर फिर हो जाता है। तो इसलिए शिक्षा आदमी को तर्क करने की शक्ति देती है, सोचने की शक्ति देती है, विचार करने की शक्ति देती है। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वो अपने ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके सब कुछ जानने और समझने को तत्पर हो जाता है और बिना पढ़ा व्यक्ति अपने ज्ञानेंद्रियों का भी प्रयोग नहीं कर पाता है। तो अजय भैया अगला प्रश्न आपसे कि समाज में जो भी पिछड़े वर्ग के, दलित वर्ग के समाज के युवा हैं, तो क्या उन्हें आगे आना चाहिए? इस शिक्षा का जो एजुकेशन सिस्टम है, क्या इसमें सुधार लाने के लिए इनको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं सारे बहुजन समाज से मतलब अपील और विनती करना चाहूँगा कि समाज के जितने भी बहुजन समाज के जिम्मेदार साथी हैं, आज जो बौद्धमय भारत करने का सपना जो देख रहे हैं, जो बाबा साहब का एक सपना था कि हमें बौद्धमय भारत करना है, तो उसको पूरा करने के लिए और समाज को मतलब शिक्षित करने के लिए हमारे समाज के जो मतलब सब चीज से संपन्न है उन लोगों को आगे आकर के बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। और जैसे कि मतलब एक किसान अच्छी फसल काटने के लिए अच्छा खेत ढूंढता है, पहले अच्छे खेत के बाद फिर उसकी मतलब समय पे जुताई करता है, हाँ फिर समय पे उसमें बीज डालता है, समय से उसकी मतलब निर्वहनी गुणवही करता है, फिर समय से खाद डालता है, उसको समय समय से पानी देने की जरूरत। ठीक इसी प्रकार
हमें समाज को मतलब जो अगर हम शिक्षित करना चाहते हो तो हमें एक किसान की तरह मेहनत करना होगा, जिस तरह और एक मतलब एक निश्चित करना होगा हमें जिस तरह राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले ने उन्होंने कस्में खाई कि हम शादी तो कर लिए हैं लेकिन जिएंगे समाज के लिए, मरेंगे समाज के लिए। जब तक अपने समाज को शिक्षा का अधिकार नहीं दे देंगे और अपने समाज को शिक्षित नहीं कर देंगे, जब तक हम मतलब कभी पीछे नहीं हटेंगे। इस तरह से अगर हमारे समाज के लोग निश्चित कर लें और प्रण कर लें कि हमें नहीं समाज के लिए कुछ करना है, समाज के एक शुभ चिंतक होने के नाते मतलब मैं पूरे बहुजन समाज से कहना चाहता हूं कि मतलब इस विचारधारा पे हमें मतलब बाघ रूपी एक बौद्ध विहार की आवश्यकता है। हमें बाघ रूपी बौद्ध विहार बनाना है और जो बौद्ध विहार बन जाएगा तो हमें ये निश्चित करना है कि अपने समाज के मोहल्ले के बच्चों को मतलब हफ्ते में एक दिन उनको बुला करके और उनको मतलब ये इतिहास बताने का काम करें। अपने महापुरुषों के हम जिनको अपना आदर्श मानते, जिनको अपना गुरु मानते, जिनकी वजह से हमें आज मतलब सब चीजों में हक अधिकार मिल रहा है, उनके लिए चर्चा करेंगे। जब हमारे समाज के बच्चे जानेंगे मतलब तभी मानेंगे, जब जानेंगे नहीं तो मानेंगे नहीं। चलिए ठीक है। तो बंते जी, आप युवाओं की भूमिका किसी भी समाज के युवाओं की ले लीजिए, तो समाज के उत्थान में युवाओं की भूमिका क्या होती है, युवा क्या भूमिका अदा कर सकते हैं किसी के समाज में? देखिए, किसी भी समाज में युवाओं की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। जहाँ तक मेरा मानना है, मैं तो सोचता हूँ युवक चाहे किसी भी समाज का हो, किसी धर्म का हो, लेकिन वो सबसे बड़ा जो मानवतावादी धर्म है जी, जो जिसमें शांति है, सद्भावना है, और बंधुता है। बाबा साहब ने जैसे कहा था कि स्वतंत्रता, समता और समानता, ये तीन चीज को लेकर के जिस भी युवक के अंदर ये विचारधारा है उसको लेकर के वो समाज के जो दबे हुए लोग हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, जो अशिक्षित लोग हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनके बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाने का काम कर सकते हैं, निःशुल्क शिक्षा दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास ट्यूशन फीस दे करके पढ़ने की सामर्थ्य नहीं है। तो इसलिए जो पढ़े लिखे लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, गाँव में इकट्ठा करके अगर छोटे बच्चों को ट्यूशन देते हैं तो इससे दोनों का भला होगा। फिर गांव के लोग भी कुछ ना कुछ उस बेरोजगार की भी मदद करेंगे। तो इस तरह से बच्चों का भी भविष्य अच्छा होगा और उन युवकों का भी भविष्य अच्छा होगा, तो उनका ज्ञान भी बढ़ेगा और उनका समाज में सम्मान भी बढ़ेगा और समाज से अशिक्षा और गरीबी दोनों दूर होगी। क्योंकि वो अंधविश्वास के विषय में बताए, रूढ़िवादी परंपराओं के विषय में बताएं, आज जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सारी चीजों को सोच करके लोगों को समझाएं कि लोग अंधविश्वास से दूर हों, रूढ़िवादी परंपराओं से दूर हों, सही चीज को जाने, सही चीज को माने, अपने मेहनत से कमाए गए धन को अनावश्यक फिजूल में बर्बाद न करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अजय सर, आपसे आखिरी क्वेश्चन करना चाहेंगे, क्या शिक्षा से समाज में बदलाव लाया जा सकता है? जी बिल्कुल। कहते हैं ना कि जिस समाज का इतिहास नहीं होता है, जिस समाज का इतिहास नहीं होता है वो समाज कभी भी शासक नहीं बनता है, क्योंकि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से एक जागृत बनती है, जागृत से एक सोच बनती है, सोच से एक समाज एक नई ताकत बनती है। यही परिकल्पना थी परम पूज्य विश्वभूषण भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कि मेरे समाज के बच्चों को, बूढ़ों को, माताओं को, बहनों को स्वाभिमान से जीने का अधिकार प्राप्त हो, यही मेरी परिकल्पना थी। और बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन समाज को समर्पित कर दिया। लेकिन समाज के आज जो बुद्धिजीवी अपने आप को कहने वाले लोग हैं, वो समाज के प्रति मतलब सत्कर्ता नहीं दिखाते हैं, मतलब समाज के प्रति उतना सच्चाई और ईमानदारी से काम नहीं करते हैं। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आपने देखा होगा कि जैसे मतलब शेर की बलि कभी नहीं दी जाती है, बलि मतलब भेड़ और बकरी मुर्गा की दी जाती है। तो आप शेर बन करके जियोगे, मतलब शिक्षा से परिपूर्ण रहोगे, तो कहीं भी आप मतलब सामने वाले से सवाल का जवाब कर सकते हो। जब आपको शिक्षा ही नहीं रहे, जानकारी नहीं रहेगी, भाई ये कलम है, ये कलम, इसका महत्व आपको नहीं मालूम रहेगा कि इससे मैं क्या कर सकता हूँ। कलम से आपकी गर्दन भी काट सकता हूँ, कलम से पूरा इतिहास लिख सकता हूँ, कलम से आपकी पूरी जीवनी लिख सकता हूँ। जब कलम की महत्व आप समझेंगे, तब महत्व कब समझेंगे, जब इसकी पढ़ाई करेंगे, तब कहाँ से बनती है, कौन बनाता है। अगर इसकी ताकत आप समझ गए तो, क्योंकि देखिए आप ये जो मनवादी सरकार है, ये लोगों के हिसाब से आज मतलब हमारा भारतीय संविधान खतरे में है। और अगर संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाए तो हमको कोई भी चीजों से वंचित रहने की जरूरत नहीं, हमको सब चीज, हमको हमारा हक अधिकार हमको मिल जाएगा। लेकिन सरकार ये नहीं चाहती कि मतलब संविधान लागू हो, संविधान को खत्म करना चाहती है, वो भी क्रीमी लेयर लगा करके, डायरेक्ट नहीं खत्म कर सकती है, क्रीमी लेयर लगा करके खत्म कर रही, ताकि आप विरोध भी न कर सको
और आप इसके खिलाफ भी ना जा सको, मतलब, और आप कह भी ना सको कि हमारा संविधान, वो कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं कि संविधान को हम हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन जैसे अभी आपने कहा होगा कि बाबा साहब ने कहा था कि मतलब बाबा साहब के दृष्टिकोण मालूम था कि 500 साल बाद मेरे समाज पे ये जरूरत आएगी, तो उन्होंने ये संविधान में लिखा था कि भाई ये 500 साल के बाद ये हमारे समाज को जरूरत पड़ेगी, तो संविधान में संशोधन का मतलब विवरण दिया गया है कि वो अपने हिसाब से समय क्या मालूम कैसे अनुकूल होगा, वो हिसाब से अपने समय और वक्त जैसे उनकी जरूरत होगी वो हिसाब से संशोधन करके इस चीज को, इस नियम को लागू कर लें। चलिए ठीक है, आप दोनों लोग का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और अगली वीडियो एक चीज मैं और कहूंगा, शिक्षा की जो आप कर रहे हैं बात, तो सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसीलिए कहा कि पहले शिक्षित बनो। तो शिक्षा वो बहुमूल्य रत्न है जिसकी कोई मतलब उसकी बताया नहीं जा सकता, उसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। शिक्षा की इतनी उपयोगिता है, इतना महत्व है कि उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। चलिए, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय। शिक्षित रहिए, संगठित रहिए, संघर्ष करिए। जय हिंद, जय भारत, जय नमो, सबको नमो। नमो